विद्युत रसायन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह जाना था कि Zn के विभव का मापन या Cu के विभव का मापन। Zn क्या था? ऑक्सीकृत होने वाला इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और Cu क्या था? ये अपचयित होने वाला इलेक्ट्रोड था। तो इन दोनों के विभव का हमने मापन किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत वाहक बल का मापन कैसे करते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मापन कैसे करते हैं? तो विद्युत वाहक बल के मापन से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मानक वेस्टर्न सेल क्या है, ठीक है। आइए समझते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल क्या है। इसके पहले हमने भी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माना था, ठीक है। तो उससे हम क्या निकाले थे? जो भी इलेक्ट्रोड थे उस पर विभव। अब विद्युत वाहक बल का मापन करने के लिए मानक वेस्टर्न सेल का भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। यह क्या होता है? यह एक एच आकृति का सेल है। कैसा है? एच आकृति का सेल है जिसमें कैडमियम व पारे Hg के इलेक्ट्रोड CdSO4 या Hg2SO4 के विलयन में डूबे रहते हैं, ठीक है, तथा शेष भाग में CdSO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है तथा Hg2SO4 के ऊपर 12.50% CdSO4 इंटू 8/3 H2O का विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? Hg2SO4 के ऊपर 12.50% कैडमियम सल्फेट के 1/8/3 जलीय विलयन भरा होता है। इसकी क्रियाविधि क्या होती है कि इस सेल में कैडमियम धातु का ऑक्सीकरण व विलयन के 2Hg+ आयनों का अपचयन होता है। क्या होता है? कैडमियम धातु का ऑक्सीकरण तथा 2Hg+ आयनों का अपचयन हो जाता है। तो एनोड पर क्या हो रहा है? कैडमियम धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा आयन बनता है। तो कैडमियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले जिससे Cd+2 आयन बना, +2 इलेक्ट्रॉन ये जो मुक्त हुआ है। कैथोड पर क्या हो रहा है? Hg2SO4 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 2Hg + SO4 -2, ठीक है। SO4 क्या हो रहा है? ये -2 के फॉर्म में आयन बना रहा है और 2Hg मुक्त हो जा रहा है। अब पूर्ण सेल की अभिक्रिया को यदि हम देखें तो Cd + Hg2SO4, ठीक है, क्या हो रहा है? Cd + Hg2SO4 यानी Cd + Hg2SO4 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो जा रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? 2Hg + Cd + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cd क्या है? Cd+2 आयन है, ठीक है, प्लस SO4 -2 ये सल्फेट आयन है। उसके बाद क्या आ रहा है? Cd + Hg2SO ये बना रहा है 2Hg + CdSO4 यानी ये दोनों मिलकर Cd2 + SO4 2- ये मिलकर, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये दोनों एक दूसरे को शेयर करके CdSO4 बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? मानक वेस्टर्न सेल का चित्र है। अभी आपको बताया गया था ऊपर कि मानक वेस्टर्न सेल एक एच आकृति का सेल होता है, ठीक है। यहाँ Hg क्या है? एक इलेक्ट्रोड के बाद कार्य कर रहा है, ठीक है, और ये कैडमियम का इलेक्ट्रोड है। कैडमियम जो है वो कैडमियम SO4 में डूबा हुआ है। Hg क्या है? Hg2SO4 में डूबा हुआ है। अब Hg2SO4 के ऊपर क्या किया गया है? CdSO4 का 8/3 जलीय विलयन भरा हुआ और बाकी शेष भाग में CdSO4 यानी कैडमियम सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, ठीक है। यह है मानक वेस्टर्न सेल। आगे हम देखते हैं विभव मापी की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। हमें मानक वेस्टर्न सेल पता है, ठीक है। अब हम एक वोल्ट मीटर यानी विभव मापी की सहायता लेंगे जिससे सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करेंगे, ठीक है। परिपथ चित्र में क्या दिया गया है? आप पूरे चित्र को ध्यान से देखिए। C एक सेल लगाया गया है, ठीक है। इस पूरे चित्र में जो विभव मापी है उसमें क्या किया गया? 3 सेल लगाए गए हैं। एक सेल तो C है जिसे मानक वेस्टर्न सेल कहा जाता है। S क्या है? एक अज्ञात सेल है। S क्या है? एक अज्ञात सेल है जिसकी विभव हमें ज्ञात करना है। और X क्या है? ये ज्ञात सेल है, ठीक है। अब इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी वो हम समझते हैं, ठीक है। कार्य प्रणाली में क्या है
सर्वप्रथम सी और ई के मध्य कुंजी लगाकर क्या कर रहे हैं, सी और ई के मध्य, ये सी है, ठीक है, यहाँ पर ई है, इनके मध्य एक कुंजी लगाकर, ठीक है, ये ई यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का एक स्केल है, ठीक है, ये विक्षेपक स्केल है, वोल्टेज के हिसाब से ये एडजस्ट होता है इस स्केल पर। और ये जो है एक रियोस्टेट कह सकते हैं इसको, ठीक है, रियोस्टेट यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का एक यंत्र होता है। तो ये क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ है सी से, यहाँ एक कुंजी लगी हुई है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे ऑन करते हैं इसके साथ ई के साथ, तो क्या होता है, इसमें विक्षेप आता है और ये विक्षेप इस स्केल के द्वारा दिखाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, कुंजी लगाकर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है जिससे कि वेस्टर्न सेल के विद्युत वाहक बल का विरोधी बल कार्य करता है, यानी वेस्टर्न सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो विरोधी बल कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आता है। इस गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाता है, शून्य विक्षेप आ जाता है और ये ई डी लंबाई प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होते हैं, में ई डी, यानी ये डिस्टेंस हमें प्राप्त होती है, यानी ये जो आप देख रहे हैं तीर का निशान, ये निशान डी पर होता है, ठीक है। यानी जब हम इस पर कुंजी लगाते हैं और इस सेल का धारा जो है सी से क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं, तो इसमें उत्पन्न जो धारा होती है इसका विरोध करती है और इसमें जो विक्षेप होता है शून्य विक्षेप होता है, शून्य विक्षेप के कारण ये तीर जो है इस पर आ जाता है, ठीक है, ये विक्षेपक डी पर होता है और हमें ये डी लेंथ क्या होती है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे में करते हैं, जब इस पर, ठीक है, ये कुंजी यहाँ से ले आकर के पे करते हैं तो क्या होता है, यक्स से, ठीक है, धारा किधर प्रवाहित होती है, ये सी की तरफ, तो इसमें क्या होता है, इसी प्रकार जो है इसमें भी विक्षेप शून्य के कारण ही उत्पन्न होता है और परिपथ में शून्य विक्षेप की स्थिति पर ए डी डैश, ठीक है, क्या मिलता है, ए डी डैश, ये लेंथ हमें प्राप्त हो जाती है। अतः हम इससे कह सकते हैं कि ई एस, ठीक है, यानी अज्ञात सेल का विभव जो है वो ए डी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए डी के प्रोपोर्शनल, यानी अज्ञात सेल यदि का विभव ज़्यादा है तो ए डी भी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे अज्ञात सेल का विभव बढ़ेगा वैसे ए डी का भी बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। ई एक्स यानी जिस सेल का विभव ज्ञात है वो ए डी डैश के प्रोपोर्शनल है, तो ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं, फिर इसको दोनों को भाग दे देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई एस अपान ई एक्स बराबर ए डी अपान ए डी डैश। यहाँ से हम ई एस, ठीक है, ई एस क्या है, विभव है जो अज्ञात सेल है, यानी अज्ञात सेल का विभव हमें ज्ञात करना है, यानी विभव इसका हमें पता नहीं, तो ई एस बराबर क्या हो जाएगा, ए डी अपान ए डी डैश इंटू ई एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य यानी सेल के द्वारा कितना कार्य किया जाता है, इसको हम कैसे मापते हैं। तो किसी सेल में प्रवाहित आवेश व सेल विभव का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी सेल में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और सेल का जो विभव है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, कुल कार्य के बराबर होता है। सेल के विभव का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है, तो डब्ल्यू बराबर यानी कार्य बराबर एन एफ सेल, ई सेल यानी सेल का विभव, ठीक है। एन एफ क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आई एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, यानी आवेश निकालना है तो हमें फैराडे कांस्टेंट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आवेश निकल जाएगा, ठीक है। आवेश का मात्रक ही कूलाम होता है, तो फैराडे कांस्टेंट ये कितना, 96,500 कूलाम। अब ई क्या है, ई सेल यानी सेल का कुल विभव होता है कैथोड पर विभव माइनस एनोड पर विभव, ये हमें पता है। उसके बाद क्या है, सेल द्वारा किया गया कार्य जो है गिब्स ऊर्जा में हानि या कमी के द्वारा कमी के बराबर होता है। अब गिब्स ऊर्जा है, ठीक है, ये गिब्स ऊर्जा जो बताया है, गिब्स ने बताया है कि ये इसमें हानि अथवा कमी के बराबर होता है, क्या, सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है, अतः हम कह सकते हैं डेल्टा जी, यानी ये गिब्स ऊर्जा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इस कमी या हानि को ऋण चिन्ह से दिखाया गया है, तो यानी ये एन एफ ई सेल यानी एन एफ ई सेल, अभी जो वर्क किया गया था सेल द्वारा वो यही है। अब गिब्स ऊर्जा दिखाना है तो गिब्स ऊर्जा ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये
गिब्स ऊर्जा में कमी अथवा हानि को दिखाता है जो सेल द्वारा किया गया कार्य होता है। अब मानक गिब्स ऊर्जा को कैसे दिखाएंगे? मानक गिब्स ऊर्जा बराबर डेल्टा जी डॉट या जी नॉट कह सकते हैं, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ, ठीक है। ई, अब ये सेल का मानक विभव है। क्या है? सेल का मानक विभव, ठीक है। तो जब मानक विभव को हम फैराडे कांस्टेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी प्रवाहित आवेश को मानक विभव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो सेल द्वारा वर्क किया जाता है वो मानक गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। और ये मानक गिब्स ऊर्जा जो होता है 298 केल्विन और 1 मोलर विलयन का 1 एटीएम पर होता है, यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर होता है। अब आगे हम देखेंगे कि नर्नस्ट समीकरण क्या है। क्या? नर्नस्ट समीकरण या नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। यह उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया के लिए प्रतिपादित किया जाता है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में बताया, ठीक है। चूँकि उत्क्रमणीय अभी शब्द आया था तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ क्या होती हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, ठीक है। ये क्या होता है? यह उत्क्रमणीय सेल अभिक्रियाओं के लिए प्रतिपादित किया जाता है। माना एक उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया क्या है? स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। ये क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी ये क्या है? ये अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक हैं। और स्मॉल ए स्मॉल बी इनकी मात्रा है। अभिकारक की कितनी मात्रा है, ठीक है। वैसे यहाँ भी ये उत्पाद हैं, कैपिटल सी कैपिटल डी उत्पाद हैं, स्मॉल सी और स्मॉल डी ये इनकी मात्रा है। अब हम साम्य स्थिरांक क्या करेंगे? साम्य स्थिरांक की गणना हम करते हैं। साम्य स्थिरांक बराबर होता है उत्पादों के एक्टिव मास का गुणनफल बटे अभिकारकों के एक्टिव मास का गुणनफल। तो ये जो दिखाया गया है बड़े ब्रैकेट से, यदि हम किसी उत्पाद या अभिकारक को बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो इनको एक्टिव मास कहा जाता है कि इनका एक्टिव मास ये निकाला गया है, ठीक है। अब ये साम्य स्थिरांक दर्शाया गया है। साम्य स्थिरांक क्या होता है? एक्टिव मास का गुणनफल, यानी उत्पादक के एक्टिव मास का गुणनफल बटे अभिकारक के एक्टिव मास का गुणनफल। अब हमें पता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर का समीकरण जो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा। अभी तो आपको इसके पहले गिब्स ऊर्जा बताया गया कि गिब्स ऊर्जा क्या होता है? सेल द्वारा प्रवाहित आवेश और विभव के गुणनफल, यानी सेल द्वारा किया गया कार्य। ये गिब्स ऊर्जा में कमी अथवा हानि को दर्शाता है। अब यहाँ दूसरा एक गिब्स ऊर्जा का समीकरण प्राप्त हुआ है, तो ठीक है, ये भी गिब्स ऊर्जा का ही समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा एच क्या है? ये एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, यानी एंथैल्पी ताप में धारण होता है। ताप यानी कोई विलयन कितना ताप धारण किए हुए है, ये उसका एंथैल्पी बताता है। तो इस कितना धारण में ताप धारण में परिवर्तन, ठीक है, ये डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन है। वैसे डेल्टा एस है एंट्रोपी में परिवर्तन, ठीक है। एंट्रोपी मोल से संबंधित होता है विलयन के अणुओं पे, ठीक है। और ताप क्या होता है? ये टी क्या होता है? ये तापमान बताता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या हो रहा है। ये गिब्स ऊर्जा जो है ये मानक गिब्स ऊर्जा प्लस आर टी लॉग ई के, ये आर टी लॉग ई के ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अभी आप इसमें थोड़ी देर पहले देखे थे कि गिब्स ऊर्जा डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, यानी इसके ये जो एंथैल्पी में परिवर्तन प्लस तापमान गुणे एंट्रोपी में परिवर्तन, इन दोनों को यदि हम हटा देते हैं तो ये बराबर होता है आर टी लॉग ए के प्लस अब मानक गिब्स ऊर्जा, ये बराबर कुल गिब्स ऊर्जा के, ठीक है। क्या करते हैं? ये डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस ये बराबर होता है आर टी, ठीक है, लॉग बेस ई के, ठीक है, और प्लस डेल्टा जी नॉट, यानी डेल्टा जी नॉट क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा है। तो ठीक है, इस प्रकार यह समीकरण इस समीकरण में बदल गया। अब हमें पता है कि गिब्स ऊर्जा क्या है? सेल द्वारा किए गए कार्य में हानि अथवा कमी को दर्शाता है। तो जो डेल्टा जी है वो माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई सेल नॉट, ठीक है, या मानक सेल का विभव इसे कह सकते हैं प्लस आर टी लॉग ई के। अब ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। इस समीकरण में क्या करते हैं हम? एन एफ क्या करते हैं? माइनस एन एफ का भाग दे देते हैं। अब माइनस एन एफ का जब समीकरण में भाग देंगे
तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सेल का विभव। ठीक है, सेल का विभव यानी जब इससे भाग देंगे तो माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस एन एफ कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस एन एफ कैंसिल हो गया, और जब यहाँ भाग देंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाएगा। तो सेल का विभव होगा बराबर, सेल का विभव बराबर मानक सेल का विभव माइनस आर टी अपन एन एफ इंटू लॉग के बेस ई। ठीक है, इसको पुनः हम लिख सकते हैं कि सेल का विभव बराबर मानक सेल का विभव माइनस 2.303 आर टी अपन एन एफ लॉग के बेस 10। अब यहाँ देखिए ये 2.303 ये कहाँ से आ गया, ये 2.303 जो है ये लॉग में चेंज गया। यहाँ जो था वो लॉग बेस इसका ई था और यहाँ पर बेस इसका 10 है। तो जब बेस चेंज होता है, ठीक है, यहाँ दिखाया गया है चूँकि लॉग बेस ई बराबर 2.303 लॉग 10। ठीक है, तो यहाँ हमने लॉग 10 ले लिया है तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ आर क्या है, आर एक बार कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8.314, ये आर की वैल्यू होती है जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, आर क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। टी बराबर क्या होता है 298 केल्विन और एफ बराबर 96,500 कूलम। ठीक है, एफ बराबर 96,500 कूलम। अब इन मानों को, ठीक है, इस समीकरण में हम रखते हैं तो आर टी की वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे। अभी एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आर टी और एफ की वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये हमें मिल जाता है, ये यानी सेल का कुल विभव बराबर सेल का मानक विभव माइनस 0.0591। ठीक है, 0.0591। इन सबको हल करने के बाद बटे एन अभी पता नहीं, आगे पता करेंगे। ठीक है, कि एन क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी अवक्रिया के लिए। प्लस इंटू लॉग 10 के, क्या था इंटू लॉग 10 के। अब सेल का विभव बराबर मानक सेल का विभव माइनस 0.0591 बटे एन लॉग 10। ये लॉग 10 था। ठीक है, लॉग बेस 10 उत्पाद यानी उत्पाद का एक्टिव मास, उत्पादक के गुणनफल का एक्टिव मास। ठीक है, और अभिकारक के एक्टिव मासों का गुणनफल। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या था, ये के था। यहाँ उत्पाद की जगह पे आप ऑक्सीकरण जिस तत्व का हो रहा है उसकी सांद्रता भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपचयन जिस तत्व का हो रहा है उसकी सांद्रता लिख सकते हैं। तो ये बन गया किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र। ठीक है, अब डेनियल सेल, एक प्रश्न हम इस पर हल करेंगे। ठीक है, हमें पता है डेनियल सेल का समीकरण क्या होता है। तो प्रश्न है डेनियल सेल के लिए नर्नर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये नर्नर समीकरण है। ठीक है, तो हमें पहले डेनियल सेल का समीकरण लिखना होगा। तो डेनियल सेल में हमने देखा था Zn प्लस यू प्लस 2 गिव्स आउट 2n Zn प्लस 2 प्लस यू। ठीक है, यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा Zn प्लस 2 यानी Zn। ठीक है, और Cu, इन दोनों का एक्टिव मास का प्रोडक्ट, और Cu प्लस 2 और Zn, इन दोनों के एक्टिव मास। ये क्या है उत्पाद हैं और ये क्या है अभिकारक है। तो उत्पादों के एक्टिव मास का गुणनफल बटे अभिकारक के एक्टिव मास का गुणनफल, ये के होता है साम्य स्थिरांक। किंतु Zn बराबर Cu बराबर 1। अब यहाँ Zn और Cu को 1 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चार्ज है, क्योंकि उन पर कोई आवेश नहीं है। तब के बराबर क्या हो जाएगा Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई Cu प्लस 2। ठीक है, अब ये के की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना था डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण। अब यहाँ नर्नस्ट समीकरण में क्या करेंगे, हम इस उत्पाद बटे अभिकारक की जगह पर ये हम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, के बराबर Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई Cu प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर लिख देंगे। देखते हैं, हमने वही किया है। ठीक है, ई सेल बराबर ई सेल यानी सेल का विभव और मानक सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लॉग बेस 10 Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई Cu प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ बाई 2 यानी n की वैल्यू क्या है,
n की वैल्यू 2 कैसे आ गई, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरा जो हम टेनियल सेल के लिए अर्नस्ट इक्वेशन था वो ये बन गया। अब जान लेते हैं कि ये 2 आया कैसे है। ठीक है, पीछे देखते हैं। ये है अर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है, वो डेनियल सेल का इक्वेशन। यहाँ क्या हो रहा है कि Zn का ऑक्सीकृत हो रहा है। Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत होकर क्या इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और Cu जब अपचयित होता है तो क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये Cu बन जा रहा है। तो इस प्रकार इस पूरे समीकरण में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, n की वैल्यू 2 है। इसीलिए हम किसी भी समीकरण में अगर अपचयन ऑक्सीकरण में जितने भी इलेक्ट्रॉन का अदला बदली होता है, ठीक है, उसी को हम n लिखते हैं। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी Zn से जब Zn + 2 बन रहा है तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 लिख दी है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी लिख दी है, 2 लिख दी है। तो ये हो गया डेनियल सेल के लिए अर्नस्ट इक्वेशन। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट, कितना, प्लस 0.34 वोल्ट है, तो 0.1 मोल सांद्रता पर कॉपर आयन मुक्त नहीं युक्त है, यानी कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा। तो पहले हम इसका इक्वेशन लिखेंगे कॉपर का। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड निकालना है, तो पहले कॉपर इलेक्ट्रोड पे जो हो रहा है ये रिएक्शन उसको देखेंगे। तो Cu+2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी इससे Cu में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया, तो ये Cu अवक्षेपित हो गया। अब इसके लिए अर्नस्ट इक्वेशन ये हो जाएगा, यानी सेल का विभव। ठीक है, सेल का विभव बराबर क्या हो जाएगा, मानक सेल का विभव माइनस 0.0591/n log 10 Cu/Cu2 प्लस, अब इसकी सांद्रता कितनी है, 0.1 है। तो ठीक है, अब Cu को 1 लिख देंगे। यहाँ से देखिए ये सेल यानी सेल का विभव बराबर मानक सेल माइनस 0.0519/2, n बराबर 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 के द्वारा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। तो n बराबर यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया इंटू में log 1/0.1/10। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 1/0.1, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे लिए जो इक्वेशन बन गया वो सेल का विभव बराबर मानक सेल का विभव माइनस 0.0295, यानी 0.051 को 0591 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0.0295। ठीक है, और log 10/10, ठीक है, log 10/10 का मान होता है 1। ठीक है, जब उनका इसका मान 1 हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 0.029, यानी कुल सेल का कुल विभव बराबर हो गया 0.34 माइनस 0.0295। जब इसको घटाते हैं तो हमें सेल का विभव जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 0.3105 वोल्ट। यह लिख सकते हैं सेल का विभव बराबर 0.31 वोल्ट। ठीक है, इसी पर आधारित हम एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न है, माना एक सेल सूत्र अभी आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया है सेल सूत्र क्या होता है। तो सेल सूत्र है Ni, ये निकेल है। ठीक है, Ni 1 लाइन, Ni+2 ये बता रहा है कि लवण सेतु है। ठीक है, जहाँ डबल लाइन होता है लवण सेतु बता रहा है। Cu+2 Cu में Ni+2 बराबर कितना है, 0.25 वोल्ट, और Cu में Cu+2 Cu का जो है 0.3 वोल्ट हो तो सेल का विभव परिकलन कीजिए। सेल के विभव का परिकलन हमें करना है। तो Ni+2 इसका कितना है, प्लस 0.25 वोल्ट, और Cu+2 Cu का है 0.34 वोल्ट। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ Ni
ऑक्सीकरण था Ni+2 का, तो +0.25 था। ठीक है, इसको जब हम उल्टा लिख देंगे Ni+2 उसके बाद Ni लिखते हैं, ठीक है, तो ये -0.25 वोल्ट हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाता है। अब हमें पता है कि सेल का कुल विभव बराबर कैथोड पर सेल का विभव माइनस एनोड पर सेल का विभव। ठीक है, तो कैथोड पर सेल का विभव कितना है, ऑक्सीकरण कैथोड पे होता है तो सेल का विभव आ जाएगा 0.25। ठीक है, कैथोड का विभव हो जाएगा 0.25। सेल का विभव बराबर लिख सकते हैं E Cu+2 Cu माइनस Ni+2Ni। ठीक है, Ni+2Ni। अब ये सेल बराबर 0.34 माइनस, ये पहले से फार्मूले का माइनस है, यह -0.25 था जो Ni+2Ni था। ठीक है, ये कितना था, 0.25 था। तो ई सेल बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 0.59 वोल्टेज। उसके बाद एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे। प्रश्न है pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। ठीक है, pH कितना है, 10 है विलयन का, तो इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करना है। तो pH बराबर 10 है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता हो जाएगी वो 10⁻⁻10 मोल। सांद्रता कितनी हो गई, 10⁻+10। और 2H+ आयन का जब अपचयन होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर H2 यानी हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो सेल का जो नर्नस्ट इक्वेशन है वो कितना होता है, सेल का विभव बराबर ये सेल यानी मानक सेल का विभव। ठीक है, ये मानक हाइड्रोजन सेल है। ठीक है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.05। वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो शून्य होता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये नर्नस्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे मानक ये सेल -0.0591/n। ठीक है, अब यहाँ n देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ही केवल ऐड हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये कितना है, log(10 H2/H+ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कुल बाकी ये चीज़ें सेम है, यहाँ पर केवल परिवर्तन हो रहा है, H2 को 1 लिख दे रहा है। ठीक है, और H+ की जो सांद्रता है वो 10 कितनी है, -10 है। अब 10 है तो इसका स्क्वायर हमने किया है तो इसका 2 टाइम हो जाएगा, यानी 10 यानी अगर ऊपर हम इसको ले जाएं तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 10 ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 10 ठीक है, इसके बाद इसको लिखा जाता है 20 log 10 अब ये log 10 जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो केवल यहाँ 20 बचेगा। ठीक है, यहाँ 20 बच रहा है। अब यहाँ इसके पूरे का मान आया 20, तो यहाँ इसका मान जो है मानक विभव है, मानक सेल का विभव है तो वो 0 है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसलिए इसका 0 है, तो कुल सेल का विभव हो जाएगा 0.0591/2 × 20। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -0.591 वोल्ट। धन्यवाद।